गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी अभी एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें बीएससी की प्रत्येक क्लास के लिए फिजिक्स के प्रत्येक पेपर में हम क्वालिटी वीडियो कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे। ये सीरीज उन सब बच्चों को समर्पित है जो किसी परिस्थितिवश, आर्थिक परिस्थिति के कारण या पारिवारिक परिस्थिति के कारण क्लास नहीं ले पाते, कुछ पार्ट टाइम जॉब उनको करनी पड़ती है या आर्थिक परिस्थितियों के कारण कोई टेक्स्ट बुक वगैरह खरीद नहीं पाते, महंगी कोचिंग क्लासेज ले नहीं पाते। उन सभी विद्यार्थियों को एक क्वालिटी कंटेंट घर बैठे उपलब्ध कराने का ये मेरा प्रयास है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए आप ये जो सभी लेक्चर हैं इनको एक के बाद एक देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, बिल्कुल सरलतम भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन अधिकतम बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब को शामिल करते हुए मैं ये कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ये हमारी बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर क्वांटम फिजिक्स की क्लास है और ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव शुरू किया था और हमने जाना था प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन कि जब भी किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है और इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन और परिपथ में बहने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। सन 1900 के आसपास कई प्रयोग इस पर लेनार्ड और हॉलबॉक्स नामक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए और उनसे कुछ प्रायोगिक निष्कर्ष प्राप्त हुए जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। इनमें प्रमुख निष्कर्ष थे कि जब भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति को निश्चित रखा जाता है तो जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मैं एक बार दोहरा रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि हमें आगे इनकी जरूरत पड़ेगी बार बार प्रायोगिक निष्कर्ष। तो पहला है, फिक्स आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरा था, निश्चित आवृत्ति के लिए जो अधिकतम धारा है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं होती। यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। तीसरी बात थी कि देहली आवृत्ति की जरूरत होती है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डालने की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ये प्रयोगों में देखा गया कि यदि आवृत्ति उससे कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। और चौथी बात इसमें थी कि जैसे ही प्रकाश आपतित होता है और उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा है तो धातु पृष्ठ से तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी इस प्रक्रिया में कोई समय नहीं लगता, कोई टाइम लैग नहीं होता। ये प्रायोगिक निष्कर्ष थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात सन 1900 के आसपास की है। उस समय प्रकाश को एक तरंग माना जाता था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत चरम पर था, उसको ख्याति प्राप्त हो चुकी थी और उससे जस्ट पहले ही सन 1876 के आसपास
मैक्सवेल ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, इस प्रभाव को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास शुरू किए, और चूंकि उस समय प्रकाश को तरंग माना जाता था, तरंग सिद्धांत चरम पे था, तो तरंग सिद्धांत के आधार पर इसको समझाने के प्रयास हुए। लेकिन अफसोस की बात ये कि ये सिद्धांत इस प्रभाव को समझाने में फेल हो गया, असफल हो गया। ये कैसे फेल हुआ, कौन सी बातों को समझा नहीं पाया, ये हम देखते हैं आगे। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत या चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज। देखिए एक एक पॉइंट, किस तरह से तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाया। पहला पॉइंट क्या था, हमने प्रायोगिक निष्कर्ष की अभी अभी चर्चा की, उसमें यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग की जो ऊर्जा होती है वो तरंगाग्र में निहित होती है, और जब भी कोई तरंगाग्र आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। जितनी देर तरंगें आपतित होंगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए। चूंकि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है, विद्युत क्षेत्र E, ये देखो, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल बढ़ेगा। तीव्रता यदि बढ़ेगी तो चूंकि E का मान बढ़ेगा तो F बराबर होता है Q इंटू E, और क्यों आवेश, इलेक्ट्रॉन पे E आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल E इंटू E बढ़ना चाहिए, इससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रयोगों से ये ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है या निरोधी विभव जो है वो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करता। अब ये बात समझाने में प्रकाश विद्युत प्रभाव फेल हो गया। पहला पॉइंट, इसको दोबारा समझ लें अच्छे से कि तरंग सिद्धांत में ये बताया गया कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी प्रकाश है, उसमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, यानी उसमें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है। अब जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित हो इलेक्ट्रॉन पे, तो चूंकि उसमें विद्युत क्षेत्र होता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा, F बराबर क्यू ई। यदि हम तीव्रता बढ़ाएं तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा E, तो बल का मान बढ़ना चाहिए। बल का मान बढ़ना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, अर्थात निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गतिज ऊर्जा के होने चाहिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, प्रायोगिक परीक्षण में ऐसा नहीं पाया गया, और इस पॉइंट को समझाने में यह सिद्धांत फेल हो गया। दूसरी बात, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार यानी तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा जा सकता है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि यदि तीव्रता बढ़ाएं तो E बढ़ेगा, E बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे बल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पे बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रयोगों में ये देखा गया कि यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो चाहे आप तीव्रता कितनी भी बढ़ा लें, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। इस बात की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाया। तो यहाँ साफ लिखा गया कि प्रायोगिक परिणाम ये बताते हैं कि ऐसा केवल देहली आवृत्ति से ऊपर ही संभव है। तो चिरसम्मत सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि जब देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो तीव्रता चाहे कितनी भी क्यों न बढ़ा लें, इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं।
जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार तो तीव्रता बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ना चाहिए था, इससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये संभव नहीं था प्रयोगों के अनुसार। तीसरी बात, तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग ऊर्जा संपूर्ण तरंगाग्र में वितरित होती है और इलेक्ट्रॉन को इसका कुछ ही अंश प्राप्त होता है। अतः निम्न तीव्रता पर प्रकाश तरंग से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कुछ समय लगना चाहिए, परंतु प्रायोगिक तथ्य ये बताते हैं कि समय बचता तो होती ही नहीं है। तरंग सिद्धांत क्या कहता था कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आपतित होता है। अब तरंगाग्र चूंकि काफ़ी क्षेत्र में फैलता है तो उसके प्रभाव में कई सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो ऊर्जा सब इलेक्ट्रॉनों में बढ़ जाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अंश मिलेगा। अब यदि वो ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, यदि तीव्रता कम है, इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा कम है, तो वो बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार काफ़ी देर जब तरंग आपतित होगी तब इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा मिलेगी जिससे वो बाहर आए। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में टाइम लगना चाहिए, लेकिन प्रयोगों में ये पाया गया कि जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो तरंग सिद्धांत इस बात को भी नहीं समझा पाया। इस प्रकार तरंग सिद्धांत पूरी तरह से फेल हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में। अब ऐसी स्थिति में विज्ञान में सदा से ऐसा होता आया है, जब भी असफलता मिली तो वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर और खोजबीन जारी रही और कोई ना कोई वैज्ञानिक उस चीज़ का समाधान लेके प्रस्तुत हुआ। ऐसे ही समय में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। जब तरंग सिद्धांत फेल हो गया तो आइंस्टीन ने एक नया सिद्धांत दिया, क्वांटम सिद्धांत, और इससे उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। प्रकाश विद्युत प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें इसे अच्छे से याद करना है, इसे दोस्ती कर लेनी है, तो हम क्यों न एक छोटा सा नाम इसके लिए रख लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की। कैसे? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत क्या था। प्रिय विद्यार्थियों, आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में ये बताया कि प्रकाश की ऊर्जा तरंगाग्र में फैली हुई नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, के रूप में होती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रकाश को कभी कण माना गया, कभी तरंग माना गया। ये बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है, बड़ी लंबी चली। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा। सन 1900 तक आते आते इस लड़ाई में विजेता की भूमिका में था तरंग सिद्धांत और कण सिद्धांत बिल्कुल पृष्ठभूमि में चला गया। कण सिद्धांत का प्रचार सबसे ज़्यादा न्यूटन, जो महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, लेकिन समय बदला और लोगों ने तरंग सिद्धांत पर ज़्यादा जोर दिया। कारण ये था कि तरंग सिद्धांत उस समय जो भी फीचर प्रकाश के पता थे उन सब की व्याख्या कर रहा था। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। और व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये कुछ ऐसे गुण थे जिनको केवल तरंग सिद्धांत से ही समझाया जा सकता था। तो लोगों ने ये मान लिया कि प्रकाश तरंग ही है और फिर रही सही कसर पूरी कर दी मैक्सवेल ने 1876 में। उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है और इससे प्रकाश का वेग भी निकाल के दिखा दिया। c बराबर 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन 1900 में जब जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई और जैसे ही तरंग सिद्धांत फेल हुआ, वापस लोगों को याद आई उस कण सिद्धांत की और आइंस्टीन ने उसी कण सिद्धांत को एक नए रूप में प्रस्तुत करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि प्रकाश तरंग नहीं बल्कि कणों के रूप में बना हुआ है और ये सूक्ष्म कण जो हैं ये ऊर्जा पैकेट या क्वांटा होते हैं और प्रत्येक क्वांटा की अपनी विशेष ऊर्जा होती है जो उस प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी न्यू आवृत्ति के एक विकिरण
की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.62 गुना 10 की घात -34 जूल सेकेंड। इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इस प्रकार की गई। तो आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत क्या था? आइंस्टीन ने यह बताया कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, से मिलकर बना है। प्रकाश तरंगों से मिलकर नहीं बना, तरंगाग्र के रूप में आपतित नहीं होता, ये क्वांटा या फोटोन के रूप में आपतित होता है। और ये मान के किस प्रकार से उसने व्याख्या की, ये देखिए। हर पॉइंट को उसने समझा दिया। उसने बताया कि जब धातु पृष्ठ के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन ग्रहण करता है तो वह पृष्ठ से तुरंत बाहर निकलता है, अतः कोई समय बचता नहीं होता। बड़ी सुंदर और सरल भाषा में आइंस्टीन ने कहा कि समय बचता क्यों होगी? प्रकाश फोटोनों के रूप में आपतित होता है और हर फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन से अंतर्क्रिया करता है, ये नहीं कि 2, 4, 5 से करता है। हर फोटोन 1-to-1 रिएक्शन होती है। जैसे ही कोई पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन, जिसकी ऊर्जा इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा ग्रहण करके तुरंत बाहर आ जाता है। तो इसमें समय लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो पहली समस्या हल कर दी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने कहा कि धातु पृष्ठ के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन ग्रहण करता है तो वह पृष्ठ से तुरंत बाहर निकलता है और समय बचता नहीं होती। पहली बात। दूसरी समस्या थी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार करनी चाहिए। इसको कैसे समझाया आइंस्टीन ने? आइंस्टीन ने कहा कि फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है और यह आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होगा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पे क्यों डिपेंड करेगी? वो तो आवर्ती पे ही डिपेंड करेगी। भाई इलेक्ट्रॉन फोटोन ग्रहण कर रहा है, फोटोन की ऊर्जा h न्यू है जो आवर्ती पे डिपेंड कर रही है। तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलेगी वो आवर्ती के अनुसार मिलेगी। जितनी आवर्ती ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, उतनी ही अधिकतम गतिज ऊर्जा से निकलेगा और उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा निरोधी विभव चाहिएगा। तो निरोधी विभव और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा दोनों आवर्ती पर निर्भर करते हैं, न कि तीव्रता पर। दूसरी समस्या हल कर दी। इसके बाद तीसरी बात, देहली आवर्ती। ये बात नहीं समझा पाया तरंग सिद्धांत कि उस न्यूनतम आवर्ती की आवश्यकता क्यों होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एक निश्चित आवर्ती से प्रयोगों में पाया गया कि एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश डालें तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है। इस बात को समझने से पहले हम एक नई फीचर, एक नई परिभाषा देखते हैं, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? जब भी किसी धातु पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो पहला काम है धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का सतह के ऊपर आना, बाहर निकलना, उसके बाद उसको गतिज ऊर्जा मिलेगी। तो किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाता है, और ये फिक्स होता है, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है और ये धातु पे डिपेंड करता है। तो कार्यफलन किसे कहते हैं? किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। तो कार्यफलन की अवधारणा जो है वो देहली आवर्ती को समझाती है। यदि किसी धातु विशेष के लिए देहली आवर्ती न्यू जीरो है तो इसका कार्यफलन फाई बराबर h न्यू जीरो होगा। अब यहाँ से बात पूरी समझ में आएगी। मान लो न्यू जीरो वो आवर्ती है जिससे कम आवर्ती का प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता पृष्ठ से। तो कार्यफलन क्या है? उस न्यू जीरो आवर्ती के संगत ऊर्जा जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, तो कोई ना कोई न्यूनतम ऊर्जा तो चाहिए। यदि उससे कम ऊर्जा का फोटोन है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। अतः
देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा ही नहीं मिलेगी कि वो सतह से बाहर निकले, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे उत्पन्न होगा। इस बात से देहली आवृत्ति समझ में आती है, यानी न्यू आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटोन आपतित होने पर ही इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से उत्सर्जित होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। तो इस बात से आइंस्टीन ने सारी प्रॉब्लम हल कर दी, सारी समस्या सुलझा दी और प्रकाश विद्युत प्रभाव की बहुत अच्छे से व्याख्या कर दी। एक छोटा सा रिकैप, आइंस्टीन ने यह बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में नहीं होता। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, से मिलकर बना है। और जब भी कोई फोटोन धातु पृष्ठ पे आपतित होता है तो वो केवल एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। यदि फोटोन की ऊर्जा इतनी है कि इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेके सतह से बाहर निकल सके तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। यदि उससे ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। तो यदि देहली आवृत्ति से ज़्यादा ऊर्जा का फोटोन है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, अतः समय बचता नहीं होती। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आइंस्टीन ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा यानी प्रकाश की जो ऊर्जा है वो तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, E बराबर h न्यू। तो यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो चाहे तीव्रता कितनी ही बढ़ा लें, उसमें ऊर्जा इतनी है ही नहीं कि वो सतह से बाहर निकले, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे। यानी देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश यदि डालेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। गतिज ऊर्जा की बात, यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो उस फोटोन को ग्रहण करके जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो आवृत्ति का सीधा सीधा संबंध इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से है और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा डायरेक्ट संबंधित होगी आवृत्ति से, तीव्रता पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। और चूंकि निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करता है, जितनी अधिक गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की होगी उसको रोकने के लिए उतना ही निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। अतः निरोधी विभव भी आवर्ती पर निर्भर करता है, न कि तीव्रता। इसके बाद है इस टॉपिक का और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसको अलग से छोटे क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। आजकल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बदल गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजकल अब क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट आएंगे अपने, A, B और C। 15-15 नंबर के तीनों पार्ट आएंगे। इस 15 नंबर में 1.5 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे। इस 15 नंबर में 3-3 अंक के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और इस 15 में 5-5 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो अब शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और ऐसे टाइप क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन बना दिए हैं। तो ये शॉर्ट टाइप में भी है, 1.5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किसी भी प्रकार से आ सकता है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने पहले आपको बता ही दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल ये पूछा जाता रहा है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। आइंस्टीन ने ये कहा कि जब भी कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू है वो किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो फोटोन की ऊर्जा 2 काम करती है। पहला, वह इलेक्ट्रॉन को निकाल के सतह तक लाती है। जैसे मान लो हमारे पास ये धातु सतह है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही फोटोन इस पे आपतित होगा h न्यू ऊर्जा का, ये ऊर्जा 2 काम करेगी। एक तो पहला काम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के सतह तक लाना, और यदि फिर भी ऊर्जा ज़्यादा है, बची रहेगी, तो वो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आएगी। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला, इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाना, और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो पहला पार्ट कार्यफलन के रूप में और शेष बची हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में काम आती है। इससे प्राप्त होती है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण।
देखिए यहाँ, जब HNO ऊर्जा वाला फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तथा यह पृष्ठ के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होता है तो HNO ऊर्जा में से फाई यानी कार्यफलन के बराबर ऊर्जा HNO0 ऊर्जा कार्यफलन के रूप में, और शेष बची हुई ऊर्जा HNO थी उसमें से HNO चली गई, HNO0 चली गई, तो HNO माइनस HNO0 ये शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? प्राप्त ऊर्जा माइनस सतह तक आने में ऊर्जा, यानी कार्यफलन के रूप में जो खर्च हो गई वो घटाने के बाद जो बचेगी वो गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर K मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर होता है। V मैक्सिमम यानी उसका अधिकतम वेग के संगत अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होगी फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन के बराबर ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगी। तो K मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर HNO माइनस फाई, जहां M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V मैक्सिमम क्या है? वेग, अधिकतम वेग। ये न्यू क्या है? फोटोन की आवृत्ति, जो फोटोन आपतित हुआ है। न्यू जीरो, ये हम काम मिलेंगे यहाँ। न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति। न्यू जीरो देहली आवृत्ति। तो समीकरण 2 से हमने यहाँ देखा था कि कार्यफलन क्या है? फाई बराबर HNO0, ये मान रखते हैं हम फाई का यहाँ। K मैक्सिमम बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू HNO माइनस HNO0। ये इक्वेशन हो गया 4। यह आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर HNO माइनस HNO0। अब यदि V0 निरोधी विभव है तो हम जानते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? निरोधी विभव के संगत स्थितिज ऊर्जा। हमने निरोधी विभव की परिभाषा पढ़ी थी कि निरोधी विभव संग्राहक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव है जिससे प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पे नहीं पहुंचता। तो इसके संगत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन की जितनी अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसके बराबर विपरीत दिशा में हम विद्युत ऊर्जा दे देंगे, निरोधी विभव आरोपित कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन संग्राहक पे नहीं पहुंचेंगे, प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाएगी। तो K मैक्सिमम के बराबर है EV0। ये मान यदि हम रख दें इस समीकरण में तो EV0 इक्वल टू HNO माइनस HNO0। यहाँ से V0 बराबर हो जाएगा, E का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, H/E न्यू माइनस H/E न्यू 0। इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 भी आइंस्टीन समीकरण का ही दूसरा रूप है। तो 5 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन ये दोनों आइंस्टीन समीकरण को दर्शाते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक सरल रेखा का समीकरण है। यदि हम V0 और न्यू के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा आएगी। समीकरण 5 एक सरल रेखा का समीकरण है और ये प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है। प्रयोगों में ये पाया गया कि जैसे जैसे आवर्ती को बढ़ाएं उस वैसे वैसे निरोधी विभव बढ़ता जाता है, यानी इन दोनों का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। यहाँ y एक्स पर लें V0 को और x एक्स पर लें न्यू को, तो ये समीकरण बिल्कुल एक सरल रेखा का समीकरण है जहाँ c अंतःखंड है जो नेगेटिव है। इसको देखेंगे हम आगे। देखो ये देखिए, जब आवर्ती न्यू और V0 के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, जब आवर्ती न्यू और निरोधी विभव V0 के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ इस तरह का आता है। कैसे? क्योंकि ये सरल रेखा का समीकरण है। V0 बराबर H/E न्यू माइनस H/E V0, y बराबर mx प्लस c। इसकी यदि तुलना करें हम इस समीकरण से, सरल रेखा से, तो m बराबर क्या आएगा?
एच बाई ई, यानी सरल रेखा का जो ढाल है वो एच बाई ई प्राप्त होगा। और ये सी अंतःखंड ये किसके बराबर आएगा, माइनस एच बाई एच न्यू जीरो बाई ई। सी बराबर क्या आएगा अपने पास, एच न्यू जीरो बाई ई। एच न्यू जीरो क्या होता है, कार्यफलन, तो ये आ जाएगा फाइव बाई ई। और चूंकि ये माइनस में था वहाँ अपने समीकरण में माइनस में प्राप्त हुआ है, अतः अंतःखंड माइनस यानी ऋणात्मक वाई अक्ष पे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेखा को पीछे बढ़ाने पर ये ऋणात्मक वाई अक्ष पे काटेगी। ये हमारी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जीरो है, तो ये ऋणात्मक वाई अक्ष पे काटेगी। तो अंतःखंड जो है हमें ऋणात्मक मिलेगा। यहाँ से हम डाल ज्ञात करके एच बाई ई का मान ज्ञात कर सकते हैं और इससे एच का मान निकाल सकते हैं, प्लांक नियतांक का मान निकाल सकते हैं। और अंतःखंड की सहायता से हम फाइव बाई ई का मान ज्ञात करके फाई यानी कार्यफलन का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 5 से किसी धातु के संगत प्राप्त सरल रेखा के लिए प्राप्त डाल से एच का और अंतःखंड से कार्यफलन फाई का मान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पूरी बात रही हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव की। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, फोटोन। इस पर छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आखिर फोटोन क्या है, क्वांटा क्या है। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि प्रकाश ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है। अब फोटोन क्या है, तो फोटोन को इस तरह से डिफाइन किया आइंस्टीन ने कि फोटोन शून्य विराम द्रव्यमान वाले कण की तरह व्यवहार करता है। बड़े ध्यान देने की बात है, शून्य विराम द्रव्यमान यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान जीरो है, यानी फोटोन कभी विराम अवस्था में रह ही नहीं सकता। यदि वो विराम अवस्था में आ जाएगा तो उसका द्रव्यमान जीरो यानी वो खत्म ही हो जाएगा। यानी विराम अवस्था में फोटोन का अस्तित्व नहीं है, अर्थात फोटोन की जो कुल ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में ही संचित रहती है, यानी उसमें विराम ऊर्जा नहीं होती। हम देखते हैं, ये देखेंगे अभी कि किसी कण की आपेक्षिकीय गति में कुल ऊर्जा, आपेक्षिकीय ऊर्जा तब लेते हैं जब किसी कण का वेग प्रकाश के वेग या उसके आसपास है, तो उसकी टोटल ऊर्जा हम क्या लेते हैं, आपेक्षिकीय ऊर्जा के रूप में लेते हैं, जो गतिज ऊर्जा और विराम द्रव्यमान ऊर्जा का योग होती है। तो फोटोन के लिए ऊर्जा हमने देखा था, फोटोन की ऊर्जा E बराबर है एच न्यू, जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब यदि इसकी आपेक्षिकीय ऊर्जा ज्ञात करें तो ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये आपेक्षिकीय ऊर्जा होती है किसी कण की। अब चूंकि फोटोन के लिए एम जीरो तो जीरो है विराम द्रव्यमान, तो ये